हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी उसके लिए क्या है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो इसके लिए जो है बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, पहला इसके लिए एलिजिबिलिटी है। दूसरा है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। और तीसरा है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। इसमें जो है पहला तो इसके लिए बैचलर्स डिग्री कोई भी सब्जेक्ट में होना चाहिए। दूसरा जो है कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा जो है ये कंपलसरी है नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का जो है लोकल लैंग्वेज का जो है रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन सभी होना चाहिए। उसके लिए जो है स्पेशल एक टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा देख लेते हैं इसका एज लिमिट कितना होना चाहिए। इसके लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स। ये हो गया फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। SC, ST और OBC के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियमानुसार छूट उपलब्ध है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा हो जाएगा मेंस एग्ज़ाम, और तीसरा हो जाएगा लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लोकल लैंग्वेज जो है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, इसमें जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सिर्फ जो है आपको पास करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरिट जो है इसी से डिसाइड होता है प्रिलिमिनरी और मेंस की तरह। अब हम लोग देख लेते हैं इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम का जो है इसका पैटर्न क्या होता है। बैंकिंग एग्ज़ाम का जितना भी पीटी के लिए जो है एग्ज़ाम होता है उसी सेम पैटर्न पर सभी का आधारित होता है, चाहे वो बैंक क्लर्क के लिए हो या तो फिर जो है
पीओ के लिए हो, बैंक पीओ के लिए, सभी का एग्ज़ाम पैटर्न जो है प्रिलिमिनरी का एक समान होता है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें। नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स और टाइम, इसका टाइम लिमिट कितना दिया हुआ रहता है। तो पहला इसके लिए जो है सब्जेक्ट जो है इंग्लिश, पहला सब्जेक्ट इसमें होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्क्स भी 30 हो जाएगा, और टाइम जो है इसके लिए 20 मिनट टाइम दिया जाता है। और दूसरा हो जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम लोग मैथ भी कहते हैं। इसके लिए जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्क्स भी जो है 35 रहेगा, और टाइम इसके लिए भी 20 मिनट के लिए टाइम निर्धारित होता है। तीसरा हो जाएगा रीजनिंग एबिलिटी, इसके लिए भी जो है 35 क्वेश्चन इसके लिए भी रहता है, और नंबर ऑफ मार्क्स भी जो है 35 होता है, और टाइम लिमिट 20 मिनट। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 100 हो जाएगा, 100 नंबर का जो है, और टोटल टाइम जो है 60 मिनट होता है। तो इसके लिए आप जितना भी जो है एग्ज़ाम अब लिया जाता है बैंकिंग का, उसमें जो है टाइम सभी में अलग कर दिया गया है। तीनों पार्ट के लिए आपको, इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा, उसमें 30 क्वेश्चन हल करना है। उसी तरह से मैथ के लिए आपको 20 मिनट टाइम मिलेगा, उसमें 35 क्वेश्चन हल करना है। और रीजनिंग एबिलिटी के लिए जो है 20 मिनट टाइम मिलेगा, और आपको 35 क्वेश्चन हल करना है। सभी के लिए टाइम आपको अलग अलग दिया जाएगा। तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 होता है, या फिर हम लोग कहें 0.25। अब हम लोग देख लेते हैं इसका मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस एग्ज़ाम में जो है सिर्फ एक सब्जेक्ट जो है इसमें बढ़ जाता है। ये रीजनिंग हो गया, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, और टाइम इसके लिए 30 मिनट दिया जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज, इसके लिए भी 40 क्वेश्चन रहेगा, और 40 नंबर का, और इसके लिए टाइम जो है 30 मिनट इसके लिए भी टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके लिए भी जो है 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, और टाइम इसके लिए भी 30 मिनट का दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस, चालीस क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का, इसके लिए टाइम जो है आपको 25 मिनट दिया जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज लास्ट में जो है ये जो है ये भी 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का, और इसके लिए
20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो टोटल क्वेश्चंस हो गया 200 क्वेश्चन और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का और 135 मिनट का टाइम मिलेगा। तो मेंस के लिए हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग के लिए जो है 40 क्वेश्चन जो है 30 मिनट में हल करना है और इंग्लिश जो है 30 मिनट में 40 क्वेश्चन हल करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स भी जो है 30 मिनट में 40 क्वेश्चन हल करना है। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 मिनट में 40 क्वेश्चन हल करना है। तो ये तो आपको अगर आपको सभी मालूम रहेगा तो और इससे भी कम टाइम में आप हल कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस में जो है इसको हल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और कंप्यूटर नॉलेज जो है ये भी बेसिक क्वेश्चंस रहता है, ये भी 40 क्वेश्चन जो है 20 मिनट में हल करना रहता है। ये तो हो गया मेंस का एग्ज़ाम। इसमें भी जो है नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4 रहता है। तो इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/4। अब हम लोग देखते हैं इसका जो है कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है पीटी के लिए, फिर जो है उसके बाद फिर हम लोग मेंस के लिए, दोनों के लिए एक साथ जो है उसका देखते हैं कट ऑफ जो है कैसे डिसाइड होता है। तो इसमें बैंकिंग एग्ज़ाम का जो है पीटी के लिए या फिर मेंस के लिए दोनों में जो है 2 प्रकार का कट ऑफ बनता है। इसमें जो है पहला तो जो है एक सेक्शनल कट ऑफ और दूसरा ओवरऑल कट ऑफ बनता है। तो ये हो गया सेक्शनल कट ऑफ। तो इसमें आपको हर सेक्शन में अलग अलग पास करना होगा। दूसरा हो जाएगा ओवरऑल कट ऑफ। तो सेक्शनल कट ऑफ में जैसे हम लोग देखते हैं इंग्लिश हो गया, मैथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर मैथ लिखें एक ही चीज़ है, और रीजनिंग। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग इंग्लिश से 30 क्वेश्चन आ रहा है, मैथ से 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। ये हम लोग पीटी के लिए देख रहे हैं। पीटी में आपको इस 3 पेपर मिलेगा, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। मान लेते हैं कि IBPS बोर्ड के द्वारा दिया गया है कि इंग्लिश में आप जो है 10 नंबर स्कोर करते हैं, मैथ में 15 नंबर स्कोर करते हैं और रीजनिंग में 15 नंबर स्कोर करते हैं, तब जो है आप क्वालिफाई कर जाते हैं। मतलब मिनिमम रखा जाएगा कि जो है सेक्शनल कट ऑफ वो बोर्ड वो अपने अनुसार तय करता है कितना स्टूडेंट को मतलब सेलेक्ट करना है, उसके अनुसार तय करता है। तो मान लेते हैं कि इंग्लिश में 10 नंबर है, मैथ में 15 रखा गया, रीजनिंग में, तो टोटल आपका हो गया 15 15 30 10 40 टोटल। तो ये हो गया सेक्शनल कट ऑफ। मतलब 30 में आपको 10 नंबर यहाँ लाना है, 35 में आपको 15 नंबर लाना है, 35 में यहाँ रीजनिंग में आपको 15 नंबर लाना है। ये कहलाएगा सेक्शनल कट ऑफ। मतलब हर सेक्शन में आपको अलग अलग पास करना होगा। दूसरा चीज़ है ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ करने का मतलब हुआ यहाँ पर जो इतना लाए हैं आप, ये जो है 15 15 30 10 40। अब यहाँ पर जो है टोटल जोड़ करके इतना है पर ही सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर बोला जाएगा आप जो है 70 नंबर लाइए। तो 70 नंबर मतलब तो यहाँ पर ये कहलाएगा ओवरऑल कट ऑफ। मतलब तीनों सब्जेक्ट को मिला करके आप जितना स्कोर करते हैं वो आपको कहलाएगा ओवरऑल कट ऑफ। ये मतलब बोला जा रहा है कि इसमें जो है आपको हर सेक्शन में कम से कम आपको इतना आना चाहिए। ये जो है IBPS बोर्ड तय करती है। तो इसमें जो है क्वालिफाई करने के लिए 2 प्रकार का कट ऑफ आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आना चाहिए। ओवरऑल कट ऑफ में इसमें भी ज़्यादा आना चाहिए। और ठीक मेंस में भी फिर उसी तरह डिसाइड होता है। मेंस में भी जो है इस पर बढ़ जाएगा आपको इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया और जनरल अवेयरनेस। तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो सभी पेपर में आपको जो है अलग अलग फिर इसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। मान लेते हैं इसमें 15 नंबर, रीजनिंग में 15 नंबर, कंप्यूटर में मान लेते हैं 10 नंबर पर क्वालिफाई है और जनरल अवेयरनेस में 20 नंबर पर। तो इस तरह से आपका जो है इतना जो है IBPS बोर्ड मान करके चलते हैं, वो तय किया है कि इतना पर आपका जो है मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ इतना है।
तो जो है इसका ओवरऑल कट ऑफ जो है 20 10 30 हो गया, 30 30 30 60 10 70। तो यहाँ मतलब टोटल जोड़ के 70 आ रहा है। तो लेकिन इतना में सिलेक्शन नहीं होगा, इसके लिए आपको जो है 150 से ऊपर इस तरह से स्कोर करना पड़ेगा। तो सिर्फ जो है सेक्शनल कट ऑफ पास करने से जो है आपका मेरिट में नाम नहीं होगा, आपको जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ताकि जो है आपका जो है ओवरऑल कट ऑफ जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा नंबर रहे। अब हम लोग देख लेते हैं तो इस चीज़ का हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे, दोनों को जो है इसमें आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर होना चाहिए। सेक्शनल भी पास करना है और फिर जो है ओवरऑल कट ऑफ भी जो है ज़्यादा स्कोर करना है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट जो है इसके बारे में भी पूछते हैं। तो इसमें जो है बेसिक पे जो है ये इतना बेसिक पे इसका है पर मंथ है, और मंथली ग्रॉस इमोलमेंट्स ये जो है 45,050 पर मंथ। ये इतना जो है इसका बेसिक पे और जो है मंथली ग्रॉस इमोलमेंट्स टोटल जो है इतना ये 45,050 है। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए जो है हम लोग इतना सारा चीज़ देख लिया। अब हम लोग देखेंगे इसके लिए कौन कौन सा बुक्स पढ़ना चाहिए, वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो इसमें देखते हैं जनरल अवेयरनेस के लिए। तो बैंकिंग एग्ज़ाम में जो है जनरल अवेयरनेस का जो है जितना भी सवाल आता है तो वो बिल्कुल करेंट होता है, बिल्कुल करेंट नॉलेज। इसमें जो है 6 महीना का अभी से लेकर के पिछले 6 महीने तक का जो है उसमें पूछा जाता है, और वो भी जो है बैंकिंग से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड वो सवाल, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आर्थिक समाचार जितना होता है उससे पूछा जाता है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक आता है BSc मैगजीन, ये पिछले 6 महीना का पढ़ जाएंगे तो उसमें जो है आपका करंट जो है इसका जनरल अवेयरनेस क्लियर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल। हिंदी या इंग्लिश कोई भी मैगजीन्स का पढ़ सकते हैं। और दूसरा जो है प्रतियोगिता दर्पण, इसका भी अगर 6 महीना का जो है पिछले 6 महीना का आप जो है इसका हिंदी या इंग्लिश कोई भी जो है जनरल अवेयरनेस का इसमें पढ़ लेंगे तो जो है आपका जो है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जनरल इंग्लिश के लिए। तो जनरल इंग्लिश के लिए इसमें कॉमन एरर से सवाल इसमें ज़्यादा आता था। सबसे पहले इसको जो है आपको जो ग्रामर, एक ग्रामर का बुक जो है आपको पढ़ना पड़ जाएगा। कोई भी जो है इसका एक ग्रामर का बुक पढ़ सकते हैं। ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। ये आता है KP ठाकुर का। ये भारतीय भवन का बुक उपलब्ध है।
और कॉमन एरर से सवाल ज़्यादा आता है। दूसरा बुक हम लोग पढ़ेंगे करेक्ट योर कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। ये जो है उपकार प्रकाशन का आता है। इसको हम लोग देखेंगे। और तीसरा चीज़ जो है सबसे लास्ट में, इसको हम लोग एक जो है इंग्लिश पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा डेली, या तो फिर द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। इसमें से जो है कोई भी आपको पढ़ने में आसान लगे तो उसमें जो है आपको एक पेपर आपको इसमें डेली पढ़ना चाहिए। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, कोई भी जो आपको आसान लगे। तो इससे जो है इसमें आपका जो है कॉम्प्रिहेंशन स्किल डेवलप होगा। तो इसमें जो है एक पैसेज दिया जाएगा, उस पर जो है 10 से 15 सवाल उसमें पूछा जाता है। तो जो है आपको एडिटोरियल उसमें पढ़ना चाहिए, ताकि उसमें जो है आपको कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी, मतलब उसको समझने के उसमें आपको सामर्थ्य बढ़ाना चाहिए। उसमें एडिटोरियल जो है पढ़ के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें जो है क्या पूछा जा रहा है। तो उसमें जो है आप एग्ज़ाम में जो है उसका पैसेज को बना सकते हैं आसानी से। तो ये हो गया जनरल इंग्लिश के लिए। अब हम लोग देखते हैं तीसरा रीजनिंग के लिए। तो बेसिक बुक के लिए जो है RS अग्रवाल का देख सकते हैं, और एडवांस के लिए, एडवांस रीजनिंग के लिए हम लोग ये उपकार प्रकाशन में ये बुक देखेंगे। इसमें जो है बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी इसमें बुक आता है बैंकिंग का, इसका जो है बैंकिंग रीजनिंग जो है बैंकिंग के लिए इसमें एडवांस लेवल का आता है, आपको इसमें उपकार प्रकाशन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग मैथमेटिक्स पर देखते हैं। तो मैथमेटिक्स के लिए जो है हम लोग RS अग्रवाल जो है अगर हम लोग बना लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। और दूसरा बुक इसमें बनाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर बना लेते हैं RS अग्रवाल को तो जो है दूसरा बुक आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में इसमें जो है एक कंप्यूटर एक पेपर रहेगा। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं B राम का बुक आता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स। और नहीं तो फिर जो है इसका बुक पढ़ सकते हैं NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका जो है SSC लेवल का या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल का कंप्यूटर का बुक जो है पढ़ सकते हैं, इतना काफ़ी है। इसके वेबसाइट पर जाकर के आप जो है इसको फ्री में पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको जो है आप फ्री में पढ़ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे बुक्स के बारे में, सभी चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी ले लिए। अब हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रेटजी किस तरह से बनाएंगे, किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे। तो इसमें कोई भी सब्जेक्ट में जो है आपका बेसिक जो है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे इंग्लिश हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, फिर मैथ हो गया, इसका जो है बेसिक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी जो है आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं।
तो इसके लिए स्ट्रेटजी के लिए हम लोग बनाते हैं 50% अगर टाइम जो है सब्जेक्ट स्टडी के लिए देते हैं, तो 50% टाइम जो है सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए भी देना पड़ेगा, जिसे हम लोग जो है स्व मूल्यांकन या फिर जो है आत्म मूल्यांकन कहते हैं। तो इसके लिए जो है आपको एक डेली मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें जो है आप पीटी के लिए जो है अगर 100 मॉक टेस्ट देते हैं और मेंस के लिए 100 मॉक टेस्ट देते हैं, तो इतना काफ़ी है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट, ये तीनों आप सुधार सकते हैं। डेली टेस्ट देने से पहला नंबर तो आपका जो है स्पीड बनाने का जो है टाइमिंग जो है बढ़ जाएगा, जल्दी कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं। एक्यूरेसी आपका जो है सही होने की संभावना जो है ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपका सही होगा, एक्यूरेट होगा। और तीसरा टाइम मैनेजमेंट, आप घर में ही जो है एग्ज़ाम की तरह जो है माहौल बना सकते हैं। जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम लिया था उसी तरह से आप अपना जो है घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका जो है टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा, आपका जो है एक भी क्वेश्चन जो है उसमें एग्ज़ाम में छोड़ने की संभावना नहीं रहेगा। तो इसका जो है आपका स्पीड, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट आपका तीनों सुधर जाएगा। तो इसके लिए जो है ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, या तो फिर क्वेश्चन बैंक लेकर के उससे भी टेस्ट दे सकते हैं, या फिर जो है अभी तो जो है ऑनलाइन सुविधा, बहुत सारा वेबसाइट जो है ऑनलाइन सुविधा भी देता है एग्ज़ाम के लिए। जो कंप्यूटर से फैमिलियर नहीं है वो जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, उससे भी जो है आप अपना जो है स्कोर बढ़ा सकते हैं। इस तरह से तैयारी करेंगे तो जो है आपका सिलेक्शन होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।